रहा था। लिखो बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। लिया, उसमें पहला लिखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। उसकी डेफिनेशन लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाइज, two bonded nuclei is defined as bond length, is defined as bond length। ठीक है, जैसे दो न्यूक्लियाइज हैं, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ही एटम, तो यहाँ के बीच का ये जो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलो, बॉन्ड लेंथ बोलो। ठीक है, ठीक है, बस यही डेफिनेशन होता है, बना ले फोटो। तो मान लो कि अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे H2 है, ठीक है, या इसको मान लेते हैं X2 है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आएगा, बॉन्ड लेंथ वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस के 2 टाइम्स के बराबर क्यों होगा भाई, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस इसी तरह से डिफाइंड है कि बॉन्ड लेंथ का जो आधा करेंगे तो जो आएगा उसको 2 कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक, छापो। लेकिन मान लो कि डिफरेंट टाइप के एटम है, मान लो AB टाइप का एटम जिसमें A कुछ छोटा सा है और B बड़ा सा है, इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस क्या, कोवेलेंट रेडियस ऑफ इसके बराबर। ये बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है, BC नहीं लिखा। लेकिन आयनिक बॉन्ड हो तब क्या करेंगे भाई, तो आयनिक बॉन्ड में मान लीजिए यहाँ पे कैटायन है, अच्छा कैटायन बड़ा होता है कि एनायन बड़ा होता है, एनायन बड़ा होता है, तो कैटायन का साइज ये और ये रहा एनायन। ठीक है, तो ये कैटायन वाला पोर्शन है और ये एनायन वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ उसमें किसको बोलेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ क्या है, एनायन के बराबर। ठीक है, तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ को इस तरह से बोले। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड्स, ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड्स। कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए, अरे पहला तो कर लिया हो कम से कम, पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में F2 का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन के बराबर होगा, समझ में रहना। और वो Cl2 वाला कितना होगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ Cl के कोवेलेंट रेडियस। तो कौन छोटा है भाई, नीचे जाने से रेडियस बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा, डिक्रीजिंग रेडियस लिखना है ना, डिक्रीजिंग। सबसे बड़ा कौन होगा, I2, फिर उसके बाद Br2, फिर Cl2 और फिर सबसे छोटा F2 होगा। ये कितने लोग सही से लिख पाए और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए, थोड़ा सा क्या भाई, जस्ट उल्टा, थोड़ा सा गलत है ये। अगला वाला देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरे वाले में HF, HCl, HBr, HI है। इन सब में एक चीज़ तो कॉमन है, क्या भाई, हाइड्रोजन। तो HF का बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्या,
फ्लोरीन। यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, कौन ज़्यादा होगा? Cl वाला। सबसे ज़्यादा कौन होगा पे? HI, फिर उसके बाद HBr, फिर HCl, समझ में आ रहा है ना? अब ये वाले पे आते हैं। इस वाले में देखो, इसमें भी हाइड्रोजन क्या है? कॉमन है ना। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन में सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है? सबसे बड़ा कौन है? कार्बन, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें से बॉन्ड कौन सा होगा? HC वाला, फिर उसके बाद HN, फिर HO का, और फिर HF। समझ आ रहा है? अगला देखते हैं। इस वाले में इसमें क्या सेम है बे? कार्बन सेम है ना। तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि सबसे छोटा तो कौन होगा? HC होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब बाकी सब में यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, कौन सबसे बड़ा होगा? CC का बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, फिर CN, फिर क्या वे? CO, और फिर क्या? CF, और फिर वही लिखा हुआ है। पांचवें वाले में क्या कॉमन है? पांचवें वाले में क्या कॉमन है बे? कुछ कॉमन नहीं है। तब कैसे करेंगे? तो कम से कम पहला वाला देखते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन में कौन बड़ा होगा? कार्बन कार्बन बड़ा होगा, फिर कार्बन नाइट्रोजन है, ठीक है। अच्छा, कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन बड़ा होगा? कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इसके बाद कौन बड़ा होगा बे? OF, और फिर सबसे छोटा FF बॉन्ड, ये होगा। ये कितने लोग सही सही कर पाए थे? अरे पहुँचे नहीं क्या अभी तक? तो जल्दी से सिक्स्थ वाला भी करो। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है कि डबल बॉन्ड पे? सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बड़ा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है बे? ऐसा क्यों होता है? सिंगल बॉन्ड क्यों बड़ा होता है? अरे बोलो। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? सिंगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? ट्रिपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहाँ पे डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहाँ पे एटम पास आएंगे कि दूर चले जाएंगे? पास आएंगे। तो सिंगल बॉन्ड के केस में एटम ज़्यादा पास आएंगे कि डबल बॉन्ड के केस में? डबल बॉन्ड के कौन बड़ा होगा? सिंगल। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किस में ज़्यादा पास आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा? डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि CC बॉन्ड क्या होगा बे? सबसे बड़ा सिंगल सिंगल जो बॉन्ड। उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा? C डबल बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पे देख तीनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें कौन सबसे बड़ा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर क्या? O। तकलीफ में हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये 6 क्वेश्चन अपने मन से सही कर पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। बाकी कहाँ है? बाकी लोग समझ में आए ना? बहुत अच्छे। ये इस तरह से बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। तो अब कोई क्वेश्चन देंगे बॉन्ड लेंथ का तो कर लोगे? देख, तो अब नहीं देंगे। लिखो। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है बे? अरे बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी बे। बताएं पहले भी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती, ठीक है। जो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, लैटिस तोड़ने में जो एनर्जी लगती है हम उसको क्या बोलते हैं?
लैटिस एनर्जी, है ना। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, लैटिस तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? पोटेंशियल तोड़ने में लिखो बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स और energy release when 1 mole bonds are formed, when 1 mole bonds are formed is called bond energy, is called bond energy। लिख लिया? अच्छा एक बात बता, अगर बॉन्ड कमज़ोर होगा, ठीक है, तो उसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा भाई? आसान हो। तो बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होगी? कम हो, ठीक है। और बॉन्ड मजबूत होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, एक छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है या एक बड़े बॉन्ड को भाई? किसको तोड़ना आसान होगा? काहें बे? बड़ा बॉन्ड का मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो बॉन्ड बड़ा है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? क्या बोलते हो वैसे? फिर से वापस से आते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, ध्यान से सुनना बे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉन्ड तो मॉलिक्यूल पास आएंगे कि दूर जाएंगे बे? पास आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि बॉन्ड लेंथ कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड लेंथ अगर छोटा हो तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये समझ में आया सबको? ये कितने लोगों को नहीं समझ में? हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे भाई। अब हाथ उठाओ, डरो मत, बताएंगे, सही में बताएंगे। इसे बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबव बॉन्ड्स। फॉलोइंग ने लिखवा है, एबव लिखवा है। एबव मतलब ये जो ऊपर लिखे थे, कर लिया? कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। इसमें करना क्या था? जो ऑर्डर लिखे हैं उसी का जस्ट क्या कर देंगे वे? उल्टा, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसमें किस में होगी? F2 में। फिर उसके बाद Cl2, फिर उसके बाद क्या है? Br2, फिर इसके बाद क्या? I। यही ऑर्डर है। ये पहला वाला कितने लोग सही से कर पाए? एटलीस्ट गलत, तो ये थोड़ा सा गलत है। एक्चुअली में क्या होता है, Cl2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है और F2 और Br2 की ऑलमोस्ट सेम रहती है और I2 की सबसे कम होती है। कहीं कहीं किताबों में Br2 का ज़्यादा दे रखा है F2 से और ऑलमोस्ट सेम लिख रखा है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम है तो Br2 को ज़्यादा लिखो चाहे F2 को ज़्यादा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो बस यही है कि एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन क्यों है बताते हैं। F2 का साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है। मैंने कहा था ना, बॉन्ड लेंथ अगर बहुत छोटी हो
तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ छोटा होने से यहाँ पे देख, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 6 लोन पेयर। तो जब डिस्टेंस, जब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो फ्लोरीन एटम के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगा? अरे बोलो, कम होगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जो आएगा वो क्या आएगा? ज़्यादा हो। तो ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे। रिपेल होने की वजह से ये फ्लोरीन किधर जाना चाहेंगे? पास आना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे भाई? पर दूर जा पाएंगे क्या? नहीं। क्यों भाई? बीच में बॉन्ड बना हुआ। ठीक है, तो दूर जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं बॉन्ड की वजह से। तो इस बॉन्ड में क्या जनरेट हो जाएगा? टेंशन। बॉन्ड में क्या जनरेट हो जाएगा? टेंशन। तो एक टेंस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है कि एक नॉर्मल बॉन्ड को तोड़ना भाई? नॉर्मल बॉन्ड को। कौन बोला बे? आगे ही बैठ के गलत बोलोगे। कारण नॉर्मल बॉन्ड को तोड़ना आसान। ठीक है, तो एक ऐसे मान ले कि एक रस्सी है, ढीली है, ठीक है, और एक जो एकदम स्ट्रेस रस्सी है, टाइट किया हुआ है। किसको तोड़ना आसान है बे? टाइट रस्सी को तोड़ना ज़्यादा आसान। तो कोई भी टेंस बॉन्ड होता है तो उसको ब्रेक करना आसान है। समझ में आ रहा है ना? और इसीलिए इसका जो एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बाकी सब जगह सेम है, बाकी सब जगह वही रूल फॉलो होगा। ठीक, लेकिन बस इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, लिखो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन F2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 is lower than that of Cl2, is lower than that of Cl2. Is due to intra-electronic repulsion. Intra-electronic repulsion. इलेक्ट्रॉनों के आपस में रिपल्शन की वजह से F2 का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, F2 का बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही बात? लिख लिया ना भाई? अगला लिखो, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई? तुम कहोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? बॉन्ड एंगल का भी डेफिनेशन लिखवाना है क्या? एंगल बिटवीन द बॉन्ड। अच्छा, ये बाकी सबका क्यों नहीं लिखवाया बे? बाकी सबका जस्ट उल्टा है, खाली F2 वाले में ऐसा होता है। ठीक है, देखो, द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स the smaller angle between two bonds is defined as bond angle, is defined as bond angle। ठीक है, जैसे मान लें कि एक मॉलिक्यूल है Ab2, ठीक है, Ab2 एक मॉलिक्यूल है और इसमें A इस डायरेक्शन, A यहाँ पे रखा हुआ है, सेंट्रल एटम है, और B टर्मिनल एटम है, एक इधर है एक इधर। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। एक तो हाई वाला, ये कितने डिग्री का दिख रहा है भाई? 90। और एक तो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? 270 डिग्री। हम बॉन्ड एंगल किसको बोलते हैं? 90 को कि 270 को? तो यहाँ बोलेंगे कि AB के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है, वो कितना है? 90 डिग्री है। 270 मत बोलने लग जाना भाई। 180 से ऊपर वाला बॉन्ड एंगल हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, मैथ्स में करते होंगे, यहाँ नहीं करते। ठीक है ना भाई? ठीक, तो इस तरह से बॉन्ड एंगल डिफाइन करते हैं। जैसे BeCl2 जो मॉलिक्यूल होता है, BeCl2 इस टाइप का होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट कितना होता है भाई? 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जैसे BF3 है, इसमें जो बॉन्ड एंगल, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है, वो कितना होता है? 120 होता है। कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से। एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से हम सभी एटम का सभी एटम के न्यूक्लियस का पोजीशन पता कर लेते हैं और ऐसे फ़ोटो बनाते हैं और नाप लेते हैं।
एक्चुअल में कनेक्ट कर, ठीक है। मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? मीथेन में कितना बॉन्ड एंगल होता है? इस टाइप का होता है, 109.5 का होता है, ठीक है। 109.5 बोलते हैं, एक्चुअल में ये एंगल जो होता है 109। इंडिया में जो बॉन्ड एंगल होता है ऐसा होता है, ठीक है। अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है 107 का, ठीक है, 109 में नहीं है। और ये वाला एंगल भी कितने का होता है? 107 का, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला एंगल होता है, बड़ा वाला एंगल कितने का होगा बे? अरे बड़ा 107 ये 107 ये, तो ये बड़ा वाला एंगल कितने का? वो भी 107 का होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कैसे बे? 3D फोटो है, दिमाग में बन रहा है 3D फोटो, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, मीथेन में कितने 109.5 के एंगल होते हैं? कितने 109.5 के एंगल होंगे बे? जोड़ना जरा। चार, 5 तो ये सामने 32 बोली लग रही है यहाँ पे। 14 जोड़ लो, बस जोड़ लो, उसके बाद जब पूछे तो हाथ उठाना, ठीक है। गिन लिया ना बे? अभी गिन ही रहे हैं सब। कैसे 32 गिन लिए बे? नंबर ऑफ बॉन्ड जो होंगे 109.5 के वो होंगे 4C2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो तुम लोग? भूल जाओ, कुछ नहीं बोले हैं। 6 होंगे, 6, ठीक है। 6 बना के दिखाएं? अरे दिखाते हो, लावे पेन दे। अरे ये बाद में, पहले वो, अरे वो दूसरा वाला है ना, वो वाला। सब बड़े नालायक हैं, ठीक। ये देखो, यहाँ पे, अबे खुद से गिन लो ना। देखो ये ऊपर से ये कितना बॉन्ड? 1, ये कितना बे? 2, ये कितना? 3, ये कितना? 4, वो हो चुका है, ठीक है। तो रिपीट मत करना बे, नहीं तो फिर ढेर सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 3 हुआ, ठीक है। ये कितना? यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो गया। इसके अलावा कोई बॉन्ड है क्या? नहीं, कोई बॉन्ड, खाली 6 बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें टोटल कितने 107 के बॉन्ड एंगल होंगे? अरे कितने होंगे बे? 3। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात, छाप लो सब बॉन्ड एंगल। अगला लिखो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, देखो एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स between 2 elements is defined as bond order, is defined as bond order। ठीक है। जैसे एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? अरे बोल 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2, है ना। यहाँ पे ध्यान से इस बात का ख्याल रखेंगे कि 0 = 2 नहीं लिखा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है? 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। BCl2 में B और Cl के बीच में कितना बॉन्ड है? 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। यहाँ BF में BF3 में B और F के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 1। C और H के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 1, है ना। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अरे बोल, कम होगी बे। अभी तो बताया, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने का मतलब बॉन्ड ज़्यादा होना, बॉन्ड ज़्यादा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब बे कम। तो बॉन्ड लेंथ किसके
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? बॉन्ड ऑर्डर। ये समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, यही हो, छाप लो, है ना। बी ई का मतलब क्या है बे? बॉन्ड एनर्जी। बी एल का मतलब, और बी ओ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, और बी ए का मतलब बॉन्ड एंगल बे, है ना। केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा यूज़ होता है, ठीक है। हालांकि मुझे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है FB पे, ठीक है, FB पे प्रमोद कुमार ने, ठीक है। तो मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे वॉल पे लिखा है ये, HBD मैं कहा चलो HBD तो समझ में आता है कि हैप्पी बर्थडे, ठीक है। वो HF मॉलिक्यूल क्यों भेजा मुझे, है ना। बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे पता चला कि HF का मतलब होता है हैव फन, है ना। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। दिमाग ख़राब हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब क्रिसमस का टाइम आया तो मैंने उसके वॉल पे लिख दिया ये, मैरी क्रिसमस, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा? कम, ठीक है। जैसे एसीटेट आयन की बात करते हैं, एसीटेट आयन में अगर कोई पूछे, एसीटेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हो ना, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो तुम पूछोगे कौन सा कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड है। तो यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। और यहाँ पे इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 बे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर मान ले कि 1 है, मान लेगा है ही, और ये वाला बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो मान ले कि इस वाले की लेंथ मैं लिखता हूँ x और इस वाले की लेंथ क्या लिखता हूँ? y। कौन ज़्यादा होगा बे? अरे कौन ज़्यादा होगा? x ज़्यादा होगा कि y बे? x ज़्यादा होगा। किससे? y। ये समझ में आ रहा है ना भाई कैसा होगा? ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ जब एक्सरे डिफ्रैक्सोमीटर से देखे ना, एक्सरे डिफ्रैक्सोमीटर से, एक्सरे डिफ्रैक्सोमीटर जानते हो क्या होता है? जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालता है। और जब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल के देखिए तो एक्स और वाई दोनों बराबर आ रहे। एसिडेट आयन में जब दोनों निकाल के देखे तो बराबर। कैसे? एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन ही रहेगा क्या? अगली क्लास में बताएंगे।